पद्मा। हाय। गाड़ी खराब हो गई है? हाँ, वही तो ठीक कर रही हूँ। चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट? वो तो तुम पहले ही किसी लड़की को दे चुके हो। तुम्हारी सीट तो ऑक्यूपाइड है। ओह, तुम कमला की बात कर रही हो। वो शादी तो एक इलेक्शन स्टंट था। क्या? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? मेरे डैडी ने कहा अगर इलेक्शन में गरीबों के वोट चाहिए तो तुझे कमला के गले में मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा। मैंने बांध दिया और वो जीत गए। जीत गए? इसलिए अब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। शट अप। हाँ, जुबान पर जरा काबू रखो डार्लिंग। तुम्हारे और मेरे डैडी के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। हाथ हटाओ। शादी से पहले लोग रिंग प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हें एक स्वीट स्वीट किस प्रेजेंट करूंगा। कौन है? तेरी स्वीट किस से पहले मेरा हार्ड हिट कैसा लगा? बताता हूं, मुंह से नहीं, हाथ। तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है। और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुजरिम को मारती है। इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं। उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को मां और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासिम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था। मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया, और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद अदालत मुलजिम रवि को मुजरिम ठहराती है
और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस की ऐसी की तैसी दोबारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेंबर है। अरे कोर्ट चैम्बर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। शांति, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ? अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो। मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले। ये देखो रुपए लेकर आई हूँ, जुर्माना भर के अपने भैया को यूँ छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रहे? नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही क्या? रहूंगा। रवि, हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं, और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता। जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कटघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ। देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। अरे, क्या मिर्ची ज्यादा है? कोई बात नहीं, तुम खाना पकाने के लिए अपना हाथ जला सकती हो, तो क्या मैं खाना खाने के लिए अपना मुंह नहीं जला सकता? मजा आ गया, बहुत अच्छा है? भाऊ साहब, आज आप उनके बारे में बहुत पूछताछ हो रही है, क्या असल बात क्या है? हा? ऐसे ही वो अपोजिशन वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एमपी राजशेखर ने दूसरी जात की लड़की को बिना दहेज के अपनी बहू बनाकर कौन सा बड़ा कमाल किया है? अरे भाऊ साहब, कुत्ते का भो भो करने का, कौवे का काव काव करने का तो आदत होता है ना, इसीलिए मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। क्या मुंह में मिट्टी डालकर? नहीं, तुम्हारी बेटी के नाम पर, मेरा मतलब है अपनी बहू के नाम पर एक 5 स्टार होटल बनवाऊंगा 5 करोड़ की लागत का। ऐसा भाऊ साहब, ऐसा इतना बड़ा एकदम फड़क दिशी बोल दिया आपने, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? बाप रे बाप। वो होटल किस शहर में बनाने वाले हो तुम्ही? किस शहर में क्या, इसी शहर में। कहाँ? तुम्हारी बस्ती में।
पर उधर तो हम लोग के झोपड़े हैं भाऊ साहब। अरे अपने रसूख से उन झोपड़ों को तोड़वा डालो। उसके बाद ये गणेश विठल कोल्हापुरी, जो मुश्किल से दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकता, उसकी बेटी 5 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? न होटल बनाने की बात तो मजेदार है, लेकिन वो झोपड़पट्टी तोड़वाने वाली बात है ना, वो मेरे गले में मछली के कांटे के माफक अटक गई है। गणेश भाई, अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हाँ, ये तो सच है। पर भाऊ साहब, अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गणेश, एक बार फिर से सोच लो। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाऊ साहब, तुम्हारी गंदी बातों ने मेरा भेजा खराब कर दिया। उसे अब दारू से धो के साफ करना पड़ेगा। मैं जाता हूं। याद रखना समझी भाऊ, तुमने गरीब इंसान को रिश्तेदार बनाया है, लालची इंसान को नहीं। क्या मेरे पिताजी की मदद से तुम लोग हमारी बस्ती के झोंपड़े तोड़वाना चाहते हो और वहां मेरे नाम से एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते हो? हाँ, ये तुम्हारा मेरे लिए प्यार है या तुम्हारी खुदगर्जी? कमला, हाँ, तुमने सोचा होगा कि मुझसे शादी करके तुम सारे गरीबों की हमदर्दी हासिल कर लोगे और अब शादी के बाद तुम मेरे नाम से दौलत कमाना चाहते हो क्योंकि ये गरीब की लड़की दहेज लेकर नहीं आई। शट अप! तुम्हारी बुरी नियत का पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन तुमने पद्मा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बकवास बंद कर, वरना मुंह तोड़कर बत्ती से उखाड़ दूंगा। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं झोपड़ों से आई हूँ इसलिए तुम्हारा हर जुल्म सह लूंगी। कभी नहीं। आज तुम्हारे पिताजी से मैं ये पूछ कर रहूंगी कि खद्दर का सफेद लिबास पहनकर सीने में काला दिल रखकर वो गरीब जनता को कब तक धोखा देते रहे। देखिए ससुर जी, अपने बेटे का असली रूप। नीच, तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। आगे एक शब्द भी मेरे डैडी के बारे में बोला तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। तुम क्या मुझे दफन करोगे? तुम्हें और तुम्हारी झूठी इज्जत और झूठी शान और शौकत को बीच चौराहे पर मैं दफन करूंगी। तुम्हारी गंदी सियासत को सारी जनता के सामने मैं दफन करूंगी। अगर ऐसा न किया तो मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं, इज्जती माँ की औलाद नहीं। बकवास बंद करती है या नहीं? ये बकवास नहीं है, ये मेरे दिल के जख्मों से बहता हुआ खून है। मैं इस MP राजशेखर के चेहरे से शराफत की ये झूठी नकाब नोचकर दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। जिन गरीबों के वोटों से ये लीडर बने हैं, उन्हीं गरीबों के जूतों से मार भी खिलवाऊंगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम मुझे मार मार के मार भी डालो ना, फिर भी मैं सच बोल कर रहूंगी। Shut up, you rascal! झोपड़पट्टी की गंदगी, तेरी इतनी हिम्मत! ये तो भर गई। अब क्या होगा? अब नीचे जाकर जल्दी से मिट्टी का तेल ले आ, इसे जला देते हैं और लोगों से कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन डैडी, हमारे घर में तो सब गैस के चूल्हे हैं, मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं? अबे गधे की औलाद, कार में से पेट्रोल ले आ, जल्दी कर। इंस्पेक्टर, हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं।
मिस्टर रघु, ये आपकी बीवी की लाश है। जी इंस्पेक्टर साहब, इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या कर ली। आप चुप रहिए दोनों, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बताइए। आत्महत्या, खुदकुशी कर ली। ये खोटा बोलता है इंस्पेक्टर, ये दिखावे के आंसू है। ये लोग आज मेरी बेटी को चलाया है इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। मिस्टर रघु, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो, और गणेश बाबू आपको भी। चलिए चलिए, आइए चलिए। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। देख तो, दीदी तुझे लेने आई है। बड़ी खुशी की बात है। क्यों रे, नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपना फर्ज निभाया। अच्छा, अब जेल के सामने खड़े होकर बहस करने से क्या फायदा? चलो घर चलते हैं। नहीं दीदी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। चल, तू गुस्सा में बोल रहा है ना, मुझे मालूम है तू दीदी से बहुत नाराज है। नहीं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, अकेले। मतलब तुम अब इतने बहादुर हो गए हो? एक बार जेल जाकर आया हूं ना। तुम्हें अपने परिवार से दूर रहकर क्या मिलेगा? मेरे कारण तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगेगा। अकेले रहकर मेरे अंदर जो इंसान रहता है उसे जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने अंदर का इंसान अपने परिवार के इंसानों से ज्यादा प्यारा है। वो इंसान तो मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। वो जिंदा है तो मैं हूं, वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा बाबा, तो तुम मेरे घर चलती गाड़ी में बैठो। दीदी, जिसने अदालत में बिना डरे इतनी सख्त जबान में जवाब दिए, वो यहाँ क्या नरमी दिखाएगा? रवि, ये बात सच है कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां नहीं, लेकिन तुम्हें मां का प्यार देकर बड़ा करने वाली तुम्हारी दीदी जरूर। और इसी नाते तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सजा देने का और तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें प्यार करने का मुझे पूरा हक है। ये नहीं भूलना। हाय रवि। हाय। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो। रवि, अरे दीदी, ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन भरी अदालत में ये कहा था कि रवि ने उसकी जबरदस्ती पप्पी ली? लेकिन दीदी, उसके बाद तो रवि जेल चला गया, फिर ये उसको कहाँ मिली? दोनों में प्यार कब हुआ? मेरा तो माथा घूम गया। ये आजकल की लड़कियों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी मर्जी से कमला से शादी की थी, फिर मैं उस देवी की कैसे हत्या कर सकता हूँ? ये मेरे खिलाफ साजिश है। ए नालायक, एक तो बेरहमी से मेरी बेटी का खून किया और ऊपर से दुनिया के सामने मगरमच्छ सरी का आंसू गिराकर बचना चाहता है। ऑर्डर। मिस्टर रघु, तुमने सब इंस्पेक्टर सोहन को यह बयान दिया कि जब तुमने अपनी पत्नी की चीख सुनी तो तुम फौरन किचन की तरफ दौड़े, राइट? हाँ। उस वक्त तुम कहां थे? हॉल में। तुम वहां अकेले थे या कोई और था तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी थे मेरे साथ में। तुमने एफआईआर में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। नहीं, मेरे पिताजी वहां बिल्कुल नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन अभी अभी तो तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ थे। मैं जिस वक्त अपने पिताजी से फोन पर बात कर रहा था, उस वक्त मैंने चीख सुनी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओहो, तो तुम ये कबूल करते हो कि जिस वक्त तुमने चीख सुनी तुम उसके बिल्कुल करीब थे, तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? या पिछली जिंदगी की तस्वीरों को याद कर रही थी? अरे अपना सगा पति और सगी बेटी होने के बावजूद ये लावारिस बेसहारों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। पुरानी यादें तो सताएंगी ही। मेरी बच्ची कैसी है?
अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मगर तुम्हारा छोड़ा हुआ पति, ये हाल है उसका। अरे होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी जज का पति होने के नाते तुम्हारे आलीशान बंगले में रहता, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ ठाठ से बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता। मगर देखो, पुराने कपड़े पहनकर सस्ती सी सिगरेट पीकर जिंदगी काट रहा हूं। मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारे साय से बहुत दूर है। उससे मिलने को मन करता है ना? हाँ, तुमने उसे अपनी कोख से जन्म जो दिया, माँ के दिल के प्याले से ममता तो छलकेगी। मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हारी अदालत में कत्ल का एक केस चल रहा है कि एमपी राजशेखर के बेटे ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। तुम्हें सिर्फ ये फैसला करना है कि उसने वो कत्ल नहीं किया। तुम्हारी मांग में ये चमकता हुआ सिंदूर, तुम्हारे जिस्म पर यह खूबसूरत रंगीन साड़ी आज इसलिए है कि तुम्हारा पति यानी कि मैं अभी जिंदा है। इसलिए अपने सुहाग को, अपनी शान और शौकत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। करोगी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी सुधर सकती है, और नहीं तो तुम अपनी बेटी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकोगी। इतने साल बीत जाने पर भी तुम्हारा ये रवैया नहीं बदला। जहरीले नाक के दांत उखाड़ दिए जाएं तो भी वो डसने की कोशिश जरूर करेगा। तुम तो मुझे एक बार इस तरह डस चुके हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सब कुछ लुट गया। उस जहर का असर उतारते उतारते बरसों गुजर गए। मैं बेजान सी होते हुए भी जी रही हूँ। आज तुम फिर डसने आए हो। मेरी बेटी के लालच में मुझसे कानून और इंसाफ का खून करवाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मैं गलत फैसला कभी नहीं करूंगी। ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अगर मैंने ठान ली तो जिंदगी भर तुम अपनी बेटी की तस्वीर भी नहीं देख सकोगी। गेट आउट, गेट आउट ऐसे। गेट आउट मत करो। मैं बड़ी हरामी चीज हूँ, किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अरे अरे अरे, बस करो बस करो बस करो। क्यों तकलीफ देती हो चपरासी को? मैं खुद जाता हूं। तुम औरत नहीं, पत्थर हो पत्थर, समझी? मैंने तुझे क्या करने के लिए भेजा था और तू क्या करके चला आया? मैंने तुझे मामला सुलझाने के लिए भेजा था और तूने जज को भड़काकर मामले को और भी उलझा दिया। एक बात बताओ मदन बाबू, तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ा क्यों यार? अरे इस वक्त ये बात पूछने की है क्या? जिस तरह तेरी पत्नी ने तेरी टांग तोड़ दी, उसी तरह इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया है। ये सब अपोजिशन वालों की उड़ाई हुई बातें हैं। अब आप भी इस पे विश्वास करते हैं तो मेरे सीने में सुइयां चुभने लगती हैं। मेरी टांग मेरी पत्नी ने तोड़ी थी। मेरी टांग तो आजादी की जंग लड़ते हुए टूटी थी। अरे जा जा, मुझसे बंडल मत फेंक। मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। आजादी की लड़ाई के वक्त तू दारू की दुकान के सामने सीख कबाब बनाया करता था। मैं भूला नहीं। और मैं भूल गया हूँ क्या? तुम भी चड्डी बनियान पहन के उसी दारू की दुकान में चना बेचा करते थे। हाँ। खामोश, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुम हिस्ट्री दोहरा रहे हो। अरे घबरा मत, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। कौन है वो? आपसे भी ज्यादा लुच्चा। हाँ? नाम क्या? किंग कॉन्ग। नमस्ते जी। ये आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग अपन को क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं, हम तो समझे थे कि किंग कॉन्ग 7 फुट का आदमी होगा, 400 केजी वजन, 80 इंच की छाती, मोटे मोटे दंत और बड़ी बड़ी मूछें। लेकिन आप तो बिल्कुल दुबले पतले निकले। पतली तो तलवार भी होती है, लेकिन जब मयान से बाहर निकलती है तो दूसरे की गर्दन काट के ही वापस अंदर जाती है। ये अड्डा अपुन का मयान है और अपुन इसकी तलवार है। लेकिन जब अपुन बाहर निकलता है तो दूसरा सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सर 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 सर, उस मर्डर केस के लिए हमने जो गवाह भेजा था वो भाग गया। हरामी साले!
थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना। जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुत्ते की तरह बीच में आके बकबक करने लगा। ए साले जान, आया भाईजान। इस हराम खोर को किसी अस्पताल में जाकर फेंक दो, और अगर बच गया तो इसके हाथ में 10,000 रुपए थमा देना और कहना कि आइंदा अपन को शहर में कभी नजर नहीं आए, और अगर मर गया तो इसकी फैमिली को 25,000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लेना। चल फुट। बताइए आप लोगों का क्या केस है? जी वो 1 गिलास पानी मिलेगा। छी 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 छी, सुबह सुबह और पानी। दारू पियो, दारू। दारू? हाँ दारू। पी लो सर, पी लो। झूठा है। अरे पी लो, नहीं तो ये आदमी समझेगा हम लोगों को तमीज नहीं है और गिलास तोड़ के हम लोगों के पेट में घुसड़ देगा। पियो। अब बोलो क्या लफड़ा है तुम्हारा? जी वो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। सुबह? हाँ जी। उसका कहीं टांका भिड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो सीता थी, सीता। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में आजकल हजारों में एक सीता पैदा होती है और तुमने ऐसी पतिव्रता औरत को जान से मार डाला। छू, निकलो यहाँ से कुत्तों, निकलो, फट। सर सर। किंग कॉन्ग साहब, इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था, उसने जरा सा धक्का लगाया कि वो टेबल से टकराकर मर गई। हाँ सर, और इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी के लोग अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, वो राजनीति में हम लोगों को लंगड़ा बनाने के चक्कर में। ऐसे नाजुक मौके पर आप ही हमें भगवान का अवतार नजर आए हुजूर, तो सीधा उसको हमने जमानत पर छुड़ाया और आपके कदमों में हाजिर हो गए। ये तो सुनते ही नहीं। ए ढक्कन, आइए आइए आइए। अपन तुम्हारा केस टेकअप करता है। हाँ, जी जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई। अब आप बाहर चलकर उस जज से मिलकर हमारा मामला सुलझा दीजिए। बाहर? अपुन अगर बाहर निकलेगा तो कयामत हो जाएगी। या तो अपुन का मर्डर हो जाएगा, नहीं तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। लेकिन सर हमारे केस का क्या होगा? अरे ये कहते अपुन को ऊपर छोड़ो तुम। ए साले जा। आया भाईजान। जरा वो रावण के औलाद को लेकर आओ। आज से ये तीनों तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे हैं। इनका खाना पीना सोना होना सब तुम्हारे ऊपर। मगर ये पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट नहीं, सेटलमेंट। वो जज खुद तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे घर पर आएगी और बोलेगी, एमपी साहब ये लो तुम्हारा बेटा, केस खलास, फिनिश। और अब तुम लोग बेफिक्र होकर यहाँ से फूट लो। हे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अरे देखो, मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये बेचारी क्या नाम बताएगी, गूंगी है। भगवान ने इसे सब कुछ दिया पर आवाज देना भूल गया। ये यतीम और गरीब है, इसीलिए तुम्हारी दीदी ने इसे काम पर रख लिया। चल बेटी, पिछवाड़े चलकर मसाला पीसेंगे, आजा चल। गूंगी लड़की? इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दीवाला निकाल दिया। 10,000 की टांग दे गए। अजी अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी। अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई। जा तू पानी लेकर आ। तू जा ना ऐसे। जा ना। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1,000 रुपए की टांग दे दी। मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? कहाँ है? मैं आ रहा हूँ, अभी आया। आ रहा हूँ रे। कौन है? ये सुनते हो? रसोई में कोई चोर छिपा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू चोर को पकड़ के रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा तू खड़े खड़े क्या मुंह दिख रही है? जा पुलिस को बुला।
ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता। मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है? हाँ, पकड़ के रखा है। एकदम कस के? एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है, सर फोड़ दूंगा। घूम इधर। आपका दामाद। ये कहाँ से निकाला? लो, हाँ? मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है। पकड़ो चोर चोर। अरे तू क्या कर रही है? पकड़ो उसको। चोर, चोर, पुलिस पकड़ो। अरे कोई भी नहीं है। देख सुन तो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। ओह, देख चंपा, एक मिनट मेरी बात तो सुन। ये खूबसूरत फूल तेरे बालों में लगाऊंगा और तेरे इन गालों पर एक मीठी सी पप्पी लूंगा। बहुत खूब। मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? इज्जत की देवी, कानून की मूर्ति श्रीमती सुमित्रा देवी के घर या शहर के किसी घटिया सिनेमा हॉल में? नमस्ते जज साहिबा। आप? जी, मेरा नाम एमपी राजशेखर। तशरीफ रखिए। चंपा, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। भाई वाह, आपके घर की कॉफी काफी मजेदार है। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। ठहरिए, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आप मेरे घर पर एक एमपी की हैसियत से आए हैं, इसलिए मैंने आपको इज्जत से बिठाया, आपको कॉफी पिलाई। मगर अगर आप अपने बेटे के मुकदमे के सिलसिले में कोई बात करने आए हैं तो माफ कीजिएगा, मैं अपने घर पर अदालत के मामलों पर बात नहीं करती। सुनिए, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं इतना चालाक हूँ कि ब्रह्मा को पुतला दिखाकर उसमें जान डलवा सकता हूँ। अपनी चालाकी अदालत में दिखाइएगा। इस तरह आपका चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अगर चाहूँ तो अंडोमान में कोर्ट खुलवा कर आपका ट्रांसफर करवा सकता हूँ। मिस्टर एमपी, आप उस औरत से बात नहीं कर रहे हैं जो चार दीवारी के बीच रहकर औरों के सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, बल्कि उस औरत से बात कर रहे हैं जो काले कोट वालों के बीच रहकर इंसाफ के लिए जंग लड़ रही है और समाज में सच्चाई जिंदा रख रही है। कानून से टकराओगे तो पुर्जा पुर्जा होकर बिखर जाओगे। अपनी दौलत और अपनी राजनीति की धौंस कहीं और जाकर दीजिए। ये मत भूलिए मिस्टर राजशेखर कि मैं एक जज हूं जिसके कलम से निकला हुआ एक लफ्ज मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका सकता है। देखिए जज साहिबा, अगर आपके हाथ में कलम है तो हमारी मुट्ठी में समाज है। हम चाहे तो चुटकियों में कानून बदल सकते हैं। आपकी मुट्ठी में समाज नहीं बल्कि उसकी कुछ कमजोरियां हैं जिसका आप नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। आप कानून बदलवा सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते। आप मुझे धमकी देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, इस जुर्म में आपको मेरे सामने हाथ जोड़कर अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अदालत के कटहरे में खड़े होने के लायक आदमी तो आपके अपने घर में मौजूद है। आपका भाई मोहन। जी हाँ, वो आपकी इस नौकरानी चंपा से गंदी गंदी हरकतें करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इस गंदे नाटक का मैं पूरे शहर में, अरे शहर क्या बल्कि पूरे देश में डंडोरा पीटूंगा।
नमस्ते जज साहिबा, पहचाना मुझे? याद है एक बार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक गुंडे को मारा तो आपने मुझे 15 दिन कैद की सजा दी थी, और आज मैंने एक जज को बचाने के लिए कई गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहिए, आज मुझे आप कितने दिन कैद की सजा देंगी और मुझे कितने हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा? आज शाम को तुम्हारे भाई मोहन का ब्याह है, घर आ जाना। नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई? वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी, वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है? इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं। इन सब के दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। टाटा टाटा। ड्राइवर, कल्पना गेस्ट हाउस चलो। साहब, हम कब बुलाए? हाँ वॉचमैन जी यार, कोई बढ़िया सी शराब पिलाओ। जी साहब। अरे सलाम साहब। अरे साहब, ई का आप काहे तकलीफ किया? हम का बताते, ई खरीदी हम बाजार से करके ला देते जी। नहीं, कोई बात नहीं, यूं ही चला गया था, सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर हुई। पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? लगता है हमें यहाँ देखकर तुम्हें कुछ याद आ गया है। तुम समझे ये लड़की अपना जिस्म दिखाकर पेट भरती है, तो अपना जिस्म बेचकर रुपए भी कमाती होगी, और यही सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया ना? धोखा? सपना, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे हमदर्द हो। मेरे जन्मदिन पर तुमने तोहफे की शक्ल में मुझे फूल दिए, मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जगाई, और आज तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन सपना, मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। मैं जानती थी तुम्हारे मुंह से एक दिन ये अल्फाज जरूर निकलेंगे। मिस्टर मोहन, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इस धोखे का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सपना सुनो तो मेरी। अरे चलो सपना, हमें इससे क्या लेना देना, अब चलो। शाबाश बेटी, क्या नाटक खेला तुमने। मोहन के छक्के छुड़ा दिए। मैं कहता हूँ उसके कदम डगमगा गए। लेकिन डैडी, हम लोग कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे? ना, कभी भूल कर भी इस तरह मत सोचना। आज से 15 साल पहले अगर वो शैतान औरत भी इस तरह सोचती तो हमारी जिंदगी तपते हुए रेगिस्तान की तरह ना होती। खैर, तू जाकर आराम से कमरे में सो जा, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। जा। चंपा रानी, अपन बाहर आ गया है, और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को गलत कर डाल। नहीं। तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू, नहीं तो अपन तेरा मर्डर कर देगा।
चाकू काफी तेज है ना? इससे सेब भी काट सकते हैं और आदमी का गला भी, है ना? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अगर कहीं कोई अनहोनी बात हो जाए तो? ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये चाकू मुझे दीजिए। इसे मेरे ही पास रहने दो। क्या? मिस सपना, क्या तुम इस आदमी के बारे में कह रही थी? जी हाँ, मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इनकी शादी जबरदस्ती अपनी नौकरानी चंपा से कर दी। ये अपने हनीमून पर जा रहे थे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनसे मिलने गेस्ट हाउस पर आ जाऊं। मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब कि ये चंपा से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें तलाक दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इन्होंने गुस्से में आकर उसे चाकू घोंप दिया और वो मर गई। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया। सपना, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे फंसाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब इसकी बात का यकीन मत कीजिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मत लिखिए। झूठ बोला है इसने। मैंने जो कहा है वो सही है। नमस्ते जज साहिबा, कैसा लगा ये नया मुकदमा? मेरे बेटे का मुकदमा आपकी अदालत में है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और आपका भाई पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का खून किया है। इंसाफ के तराजू में दोनों के जुर्म बराबर वजन के हैं, इसलिए अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो यकीनन आपके भाई को भी फांसी हो जाएगी, और अगर आपने मेरे बेटे को रिहा कर दिया तो आपके भाई की रिहाई की तरकीब मैं आपको बता दूंगा। दैट्स माय पॉलिटिक्स। शेखर, मेरे भाई को खून के इल्जाम में फंसाकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारे चक्रव्यूह के जाल में मेरा भाई अभिमन्यु की तरह फंस गया है। लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए रवि अभी तक जिंदा है। तुम्हारे सारे प्लान मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जेल भिजवा कर अगर चक्की ना पिसवा दी तो मैं भी अपनी बहन सुमित्रा देवी का भाई नहीं हूं, और ये तुम याद रखना। और हां, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिक्स है तो मेरे पास भी पॉलिट्रिक्स है। हाँ? अचानक बिजली चली गई और मैंने मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने की कोशिश की। उसी दौरान किसी ने तकिए के नीचे से चाकू निकाल लिया और चंपा का खून कर दिया। कत्ल से पहले तुमने उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ा होगा, इसीलिए तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने चंपा का खून नहीं किया। ये खून किसने करवाया, क्यों करवाया, ये हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन कानून पर भरोसा करने वाली हमारी बहन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कानून को तोड़ने वाला राजनेता है। मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपनी कानून नवाजी के बल पर मोहन को छुड़ा कर रहूंगी। आपके कानून और उसके उसूल तो आम इंसानों के लिए बने, सीधे साधे लोगों को सजा दे सकते हैं, लुटेरे और बदमाशों को नहीं। उनके लिए तो सिर्फ एक ही उसूल है, कांटे को निकालना हो तो कांटा इस्तेमाल करो। और उसी उसूल के बल पर मैं उस पापी की गर्दन पकड़कर तुम्हें दिखाऊंगा। रवि, जज्बात और गुस्से में आकर कहीं जुर्म मत कर बैठ। अगर जरूरत पड़ी तो जुर्म भी करूंगा। कानून को हाथ में लूंगा लेकिन कानून के हाथ नहीं आऊंगा, और किसी भी तरह अपने भाई को रिहाई दिलाकर। अगर ये रास्ता अपनाओगे तो अपने भाई को आजाद कराना दूर की बात, खुद कैद हो जाओगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
हिम्मत मेरे घर में आकर मेरी बच्ची को दूध दे। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे इसे दूध अरे दूध वाली शराबी की बेटी शराब पिएगी, शराब मर जाएगी। अरे मरने बढ़िया ही दूध पिला के हमदर्दी दिखाने वाली। अरे मेरी बेटी शराब पिएगी, शराब। अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी, आराम से सो जाओ, सो जाओ। अब बताओ कौन है जल्लाद? किसका कसूर था? तुम्हारे उस शराबी बाप का, जिसने मेरे लाख विनती करने पर भी मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, या उस अदालत का जिसने एक माँ की आंसुओं की परवाह न करते हुए तुम्हें एक जालिम के हवाले कर दिया? बोलो, जवाब दो। बेटी, किस बात का बदला लेना चाहती है तू अपनी माँ से? ठीक है, ये वकील से जज बन गई, लेकिन अपनी बेटी से दूर रहने के गम में ये हमेशा आंसू बहाती रही। क्या यही इसका जुर्म था? हेलो, बेटी सपना, मैं एमपी राजशेखर बोल रहा हूँ। जरा रवि को टेलीफोन देना तो। आ गए मिस्टर रवि। अगर तुम बहादुरी में हीरो हो तो मैं राजनीति में हीरो हूँ। ये मत समझो कि तुम सपना को कलम से अगवा करके मुझसे जीत गए। मैं वोटर नहीं जिसे लीडर बेवकूफ बनाता है, मैं वो लीडर हूँ जो वोटर को बेवकूफ बनाता है। हाँ, एक बात और सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि सपना तुम्हारे साथ मिलकर अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगी, तो तुम्हारा ये सिर्फ एक सपना है। सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिरियो, बाय बाय। नमस्ते, तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे किंग कॉन्ग की जंगल में। भागो, भागो। पांच गुंडे मिलकर एक लड़की को उठाकर ले आए। शर्म नहीं आती? हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा ही था, और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक धुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो? देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हारे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो। सपना, तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 6। 5 चूड़ियां तो इन 5 चमचों को पहना दूंगा। ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। सब
अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर ना जाने पाए। अच्छा, तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे। और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज। नीचे कूदो। अरे कूदो रे, टांग की परवाह मत करो। टांग टूट जाएगी मगर नाक तो रह जाएगी। अरे कूद रे। थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो। अगर ये सूखा कपड़ा नहीं छोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ? अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काया करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चमगादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए। ये केस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। तुम्हारा नाम सपना है? जी हाँ। तुम उस मुलजिम मोहन को जानती हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन।
काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। था? इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते? नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का, इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह मिस सपना का यह कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहबा, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं इन सवालात से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया, इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा, बताइए। मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट? पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो, जवाब दो। नहीं, मैं वहां नहीं था। तुम वहां गए थे, अपनी बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहां थे मिस्टर मदन लाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहां देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण जी, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्नी एक कमरा माजी और ऊ दाढ़ी वाला और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा माजी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर फुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये कत्ल सोच समझकर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया, तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ। हाँ, समझी की हैसियत से आना चाहिए था। अगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जौ की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाएंगे, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समझी जी। जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो। एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है। और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ, बनाओ समाधि,
हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी हैं। गणेश, ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में। पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागलपने के दौरे उठते थे। इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5 स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला। और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल, इतना बोल दे रे। मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया? नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय कोई चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुढ़े, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसा अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अक्खा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा। गलियों में, गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर, ऑल मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। मैं तैयार हूं। इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाही से इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत, कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा, वही बोलूंगा। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी? चिराग तो बुझ गया। घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज इस चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शुगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है। ये तो अच्छा शुगुन है। चल, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। चल। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी साहब। लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब, ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा। मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया है, इनके खुद गुल होने का समय आ गया है। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माय सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े, चलो। कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। आए? चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं, पूरी पार्टी का फैसला है। और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है, और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है।
नाम गवाकर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ले। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले। और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है। देखो घंटी भी बज गई। कौन है बे? MP राजशेखर बा होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात करेला है, बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई। आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या? भाईजान, 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 बोलो साले जान। भाईजान, सब गड़बड़ हो गई। हम लोग MP साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे कित की तरह उठाकर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया। इडियट रास्कल। अरे रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना। पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 रवि, हेलो रवि। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन गड्ढे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा। और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपन का खत्म बन गया है। अपन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो, और ये अपन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े। अरे चल भाग चले। आप चलिए, मैं भागता हूँ। साले जान, अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे। डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अक्खा दुनिया को हिला डाला। साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में नचा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार देगा। नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। मैं उससे कहूंगा, वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी। और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आराम छोड़ दीजिए। अरे कमीने, छोड़ो, छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे। मैं रघु ये बयान खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव या धमकी के दे रहा हूँ। मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसका कत्ल मेरी ही वजह से हुआ था। सुमित्रा, अरुणी बात हो गई। तुम ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। कहर हो गया, बेटी का सब हो गया। हे भगवान, जल्दी आओ बेटी, जल्दी करो। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? चल कर देखो, जल्दी करो।
ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे, और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है, मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानून नहीं उठाओ ना, जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? थू, मानता ना मेरे बेटे को? थू। मानता हूं भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेंगे? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख, तेरी शादी हो जाएगी। देखिए, हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए, न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार जहां से इज्जत मिले, प्यार मिले, अपनायत मिले। मिल गई। क्या बोली आप? इज्जत, प्यार और अपनापन मिल गई। तीनों आइटम मिलेगी आपको, तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं। सुलक्षणाबेन, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं। भाई आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार रिश्ता हो जाए। और एक बार रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़की को देख लेते तो। मेरे को देखा उसको देखा एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको। देखो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र। पूछो आप। शर्मा जी, लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ, पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छापू, लेकिन उसका तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता है वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठता हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है। हाँ ठीक है, मगर हम एक बार लड़के को देखना चाहते हैं। तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद, सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे, पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो। हाँ मैं समझता हूँ, और तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं? बाय। बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माँ ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति गोंगवामहे। अर्जुन जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। आइए शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए।
यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल नहीं कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनहूसियत और पागलपन लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे बानो शशि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिनायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थम परित्राण। रुक जाओ यहीं। करण, तू यहाँ क्यों आया है? कौन भाई होगा जो सुनेगा कि उसकी बहन को बर्बादी के घाट उतारा जा रहा है और उसे बचाने नहीं आएगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी अशुभ बात करते हुए? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मेरे अपने मेरी बहन को इन दरिंदों के हवाले करने को तैयार है। सुनो देवी, कौन है ये आदमी जैसा बदतमीजी से हमारे साथ बात कर रहा है? ये शायद जानता नहीं हम लोग कौन है वो। मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यहाँ कौन जान सकता है रतन ढोलकिया? ये शादी के फेरे मेरी लाश पर से गुजर के ही हो सकते हैं। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जती तो उनकी होती है महेश ढोलकिया, जिनकी कोई इज्जत हो। चले जाओ, आउट। चल, चलो। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना किस मुंह से तू अपने आप को सुमन का भाई कहता है। तेरी वजह से उसकी बारात वापस लौट गई। इसकी बारात नहीं, बर्बादी वापस लौटी है। सुमन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। आओ विनोद। कौन है ये? सुमन जानती है माँ। सुमन की शादी अभी होगी, इसी वक्त होगी और इसके साथ होगी। तू क्या समझता है सुमन मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती माँ? तुमने तो मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। अब तुम मुझसे इसके लिए? किसके लिए? ये मेरा भाई है, मेरा भाई जिसे मेरी और मेरी मर्जी का ख्याल है। सुमन। आओ विनोद, चलो सुमन। पंडित जी तैयारी शुरू कीजिए। जी अच्छा, आइए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थांगतोऽपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। सरस्वती। तुमने मुझे तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, मगर सुमन तुम्हारी एक ही बेटी है। अगर वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो उसे अपने आशीर्वाद से महरूम नहीं करो। रुक जाओ, यही ठीक रहेगा। विष्णु द्रौवसी वैष्णवमसी। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमया। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए। और सुमन, माँ और अर्जुन भैया का आशीर्वाद लो।
अरे हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही दुआ है तुम्हारे बदनसीब भाई की। करण भैया, आज एक नई जिंदगी में जा रही हूँ। ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है, और इस पर अगर कुछ और मांगू तो वो भी दे दोगे? मेरी जिंदगी मांग कर देखो। बस इतना वादा दे दो कि जिंदगी में जो गलत काम कर रहे हो वो सब कुछ कल के बाद छोड़ दोगे। अगली इतना मामूली तोहफा मांगा अपनी शादी पर, कल से क्यों, आज से छोड़ दिया सब कुछ। अब तो खुश है। करण भैया। शिवानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। हाँ, तो तुमने सोच समझ कर फैसला कर लिया है? जी कामत साहब, जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मेरे रास्ते आपके रास्ते से अलग हैं। मैं चाह रहा हूं ये चाबियां आपके बंगले की और कार की, आपने जो कुछ भी दिया था वो लौटा रहा हूं आज, मगर आपके एहसान फिर भी याद रहेंगे। नमस्ते। इसको मेरे एहसान तो याद रहेंगे, मगर एक बात भूल गया ये भूल गया ये जिंदगी जो मैंने इसको दी है एक महल की तरह है, और इस महल के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। विजय कुमार, इसकी मुश्किल आसान कर दो, गोली मार दो इसको। हाय, तुम? हाँ मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है, खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं। हाँ कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाय, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ क्यों नहीं। यही समझते हो ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूं। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या 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 क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूं। तुम लोग वहां जाकर ढूंढो, तुम आ जाओ, चलो।
भी प्यार मुझको भी प्यार तुमको भी प्यार मुझको भी। फिर बताओ ये फासले क्यों है, दूर ही रहना था अगर हमको कोई समझाए हम मिले क्यों है, कोई समझाए हम मिले क्यों है। टूटा दिल ये कहता जाए जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। बच गया साला, बच गया। इतना घेर के रखा था साले को, फिर भी बच नहीं गया, बचा लिया गया। इसमें थोड़ा फर्क है, और फर्क से हमको फायदा ये हुआ कि ये बात पक्की हो गई कि अर्जुन को इन्फॉर्मेशन करण ही देता है। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। मगर सवाल यह है कि करण को इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वो भी पता चल जाएगा। उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि करण से मिलता कौन कौन है। उसके लिए हमको उसके घर के सामने 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। 24 घंटे राउंड द क्लॉक। जो भी गद्दार है सामने आ ही जाएगा। शिवानी, 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 हाँ शिवानी, डायरी। हाँ शिवानी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवानी। काम क्या दोनों? शिवानी, शिवानी, अर्जुन, अब कैसा है तू? हाँ? मैं ठीक हूँ माँ। करण कहाँ है? क्यों उसके बारे में पूछता है? उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं माँ, उसी ने मेरी जान बचाई है। हम उसे गलत समझ रहे थे माँ। अर्जुन भैया ठीक कह रहे हैं माँ जी। माँ जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी दुकान आपके हाथ से निकल रही थी तो किसने आपकी मदद की थी? जी हाँ, वो करण ही था। और ये बात किसी तरह विनोद को पता चल गई, वरना करण भैया ने तो आज तक कभी हम पर एहसान नहीं जताया। अब मेरी समझ में ये बात आ रही कि पिछले दिनों जिसने फोन पे मेरी मदद की वो कौन था? करण। नहीं माँ, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो बुरा नहीं है माँ। हाँ, दुश्मन तो मैं हूं उसकी, मैं ही बुरी हूं। तुम लोग क्या जानो माँ के दिल को, कैसे दिल पर पत्थर रखा है मैंने, वो तो मैं ही जानती हूँ। और तुम लोग कह रहे हो कि मैं माँ। नहीं माँ। नमस्कार माँ जी। आपने समझी तो बनाया नहीं, लेकिन अब मैं आपका फैमिली डॉक्टर बनकर आया। पूरे परिवार का इलाज अब मैं ही करूंगा। ये डायरी रतन ढोलकिया और देवराज कामत को जेल भेजने के लिए काफी है। मैं आज ही जाकर कमिश्नर साहब को ये डायरी दे दूंगा। हेलो करण? हाँ बोल रहा हूँ। शिवानी ने तुम्हें जो डायरी दी है वो हम जानते हैं, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा पूरा परिवार इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। हेलो हेलो, कौन था? देवराज कामत। क्या हुआ? जो भी हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आप शरीफ लोगों से माफी चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी।
आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए आपका होना ना होना बराबर है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें मैंने इस चूहेदान में इसलिए लाके रखा कि इन पनीर के टुकड़ों के लिए वो चूहा जरूर आएगा यहाँ। और पनीर का ये टुकड़ा बहुत अच्छा कमीने। क्या करता है? हस्बैंड है ना, बुरा तो मानेगा ही ना, मानता है। एक बार मेरे हाथ खोल दे देवराज। अब आप बेकार की बात मत करो। इतने साल से तुम्हारे हाथ खुले तो तुमने क्या कर लिया जो अब करोगे? करण के रिसेप्शन का मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि यहां तक तो सिर्फ उसकी लाश ही आएगी। ये तो दामूद है। लो, करण की लाश आवे, उसके पहले अपने आदमी का पार्सल आ गया। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। चलो ढोलकिया। कोई बात नहीं। मिस्टर करण कुमार, मिस्टर करण कुमार जहां कहीं भी हो, डॉक्टर देवराज कामत के पास आ जाएं। उनकी माताजी ऑपरेशन थिएटर में हैं। चलो मैसेज तो दे दिया। हाँ, अब वो समझ जाएगा माँ जी कि उधर उसने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी गर्दन कुड़ बदतमीज। मर्द है तो मुझसे बात कर। मैं मर्द नहीं, किसका खत्म। महेश क्या करता है? लेकिन इस साली को अंदर रोती है। महेश ढोलकिया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महेश। क्या बात है, बेटे और दामाद दोनों को गुस्सा आ रहा है। अब इनकी मरम्मत होनी चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो। वेरी गुड। रुक जाओ करण। तुम समझे थे कि तुम बाजी जीत गए।
मगर ये भूल गए कि तुरुप का इक्का तो मेरे पास है, लेकिन वो खुशनसीब कितने बेटों की किस्मत में होता है कि अपनी माँ को उसकी आखिरी घड़ी में इतने करीब से देख सके। गुड बाय। मैं बरसों भटका हूँ, रास्ता भूल गया था माँ, पर अब माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। माँ, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना माँ? हाँ, तुम मेरा बेटा है। फिर से कहो माँ, शेर सुनने के लिए कान तरस करते हैं माँ। तुम मेरा बेटा है, मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, दो बेटे हैं। बस अब कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं माँ, सब ठीक हो गया। अर्जुन भैया, करण भैया, देखो देखो माँ ने मुझे माफ कर दिया। हाँ विनोद,
माँ ने मुझे माफ कर दिया विनोद। कोई बात नहीं मधु, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं मरूंगा नहीं। अब तो जीने के दिन आए। शीशे की गलियों